आप सभी सुधीजनों को अचल टीचिंग के माध्यम से राम अचल का सादर नमस्कार। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे, क्योंकि अब समय आ गया है अध्ययन और अध्यापन का। अब ना हमें रुकना है ना और आपको रुकना है। हम अपने वादा के मुताबिक आप लोगों के समक्ष इस ऑनलाइन शैक्षिक वीडियो में आ चुके हैं और आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान की या बाल विकास की। अब बात यह आती है कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास आखिर क्या है। तो यह एक मनोविज्ञान की बहुत ही प्रमुख शाखा है। जब हम यह जान रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, तो हमें मनोविज्ञान को जान लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग मनोविज्ञान के कुछ तथ्यों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक इतना अच्छा है कि आप टेट सीटेट या सुपर टेट की जब भी परीक्षा देने जाएंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट में फैक्ट चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आज के टॉपिक में आपको कई फैक्ट मिलेंगे जो आगामी परीक्षा में आपके नंबर को बहुत अधिक बढ़ाएंगे। तो आप बिना आलस्य किए हुए, बिना देर किए हुए हमारे साथ पढ़ना लिखना प्रारंभ कर दीजिए। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और डिस्कस करते हैं मनोविज्ञान क्या है। दोस्तों, जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात स्पष्ट रूप से आ जाती है कि मनोविज्ञान एक विषय है। मनोविज्ञान एक विषय है, लेकिन हर विषय की उत्पत्ति किसी न किसी एक विशेष रूप से ही होती है। तो यदि हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात करें तो यह बात हम लोगों के सामने आती है कि इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और ये जो दर्शन शास्त्र है या दर्शन, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किन चीजों का? आत्मा का, परमात्मा का और ब्रह्म का। या आप कह सकते हो कि दर्शन के अंतर्गत हम आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परलोक, इहलोक, आत्मा क्या है, इत्यादि चीजों का अध्ययन करते हैं। तो जो दर्शन है या दर्शन जो विषय है, यह यूनानी दार्शनिकों का बहुत ही अच्छा विषय था। प्रारंभ में अगर हम दर्शन की बात करें तो यह यूनान देश से ही प्रचलन में आया हुआ है। यूनान देश के दार्शनिक लोग आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म पर अध्ययन कर रहे थे। उसी टाइम एक यूनानी दार्शनिक अरस्तु आए और उनके दिमाग में ये बात आई कि यदि हम आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म की बात करते हैं या इनके ज्ञान की बात करते हैं, तो जो हमारी प्रमुख 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन सभी के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है? आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म की। तब अरस्तु महोदय के मन में ये बात आई। अरस्तु ने कहा कि ये जो आत्मा है ये मानव में पाई जाती है, इसलिए हमें आत्मा, परमात्मा की अपेक्षा मानव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि हम क्या करें? मानव को समझना चाहिए, समझना चाहिए। यह कथन किसने कहा? अरस्तु महोदय ने कहा। इसी वजह से अरस्तु महोदय को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। यहाँ आधुनिक या शैक्षिक मनोविज्ञान की बात नहीं हो रही, केवल मनोविज्ञान की बात हो रही है। तो अरस्तु को माना जाता है कि ये मनोविज्ञान के जनक हैं। अब
अरस्तु के समर्थन में इनके शिष्य प्लेटो आ गए। प्लेटो, फिर एक दूसरे दार्शनिक थे जिनका नाम था डेकार्टे। फिर आ गए गैरिट महोदय आए। उसके बाद एक बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम है रूडोल्फ गोइक्ले। दोस्तों यार, देखने में आपको कोई समस्या हो रही होगी तो उसके लिए आप थोड़ा सा हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है। वीडियो की क्वालिटी पे आप ध्यान मत दीजिएगा, हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि फैक्ट यहां से आपके सामने निकल के आएंगे। अब अरस्तु ने बात ये कह दी कि मानव को समझना चाहिए, है ना। फिर अगर हम बात करें अरस्तु के हिसाब से, इन्होंने कहा कि अगर हम प्राणियों की बात करें तो प्राणी जितने भी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मानव को माना गया है, और मानव में जो आत्मा है उस आत्मा को श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि अगर हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान कहाँ मिलता है? आत्मा को, यानी कि हमारी आत्मा को ज्ञान मिलता है। इसलिए अरस्तु महोदय ने, अब अरस्तु के जो समर्थन में आए दार्शनिक थे, विद्वान थे, इनमें से गैरिट महोदय जो हैं, इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान के लिए प्रयोग होने वाला अंग्रेजी शब्द जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के अन्य 2 शब्दों से हुई है, जिसमें से इन्होंने बताया कि पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस। अब इसी साइकी को इंग्लिश में हम लोग सोल कहते हैं और लोगस को स्टडी बोला जाता है, यानी कि आत्मा का अध्ययन जो है वही मनोविज्ञान है। अरस्तु और अरस्तु के साथियों द्वारा यह तय कर दिया गया कि आत्मा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं, या कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई। गैरिट महोदय ने साइकोलॉजी को 2 भागों में बटा हुआ बता दिया, और ये बता दिया कि ये ग्रीक भाषा का, या आप कह सकते हो ग्रीस भाषा का, ग्रीस और यूनानी, ये सब एक ही चीजें हैं। किसी भी पुस्तक में ग्रीस या यूनानी लिखा मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है, साइकोलॉजी जो है यूनानी भाषा का ही शब्द है। अब देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान फोकस करिएगा आप लोग। ये जो रूडोल्फ गोइक्ले महोदय हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा गया साइकोलॉजिया। अब इस साइकोलॉजिया में, यानी कि साइकोलॉजिया जो पुस्तक है, सबसे पहले इसी पुस्तक में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था, और ये पुस्तक रूडोल्फ गोइक्ले ने लिखा था 1590 ईस्वी में। तो ये फैक्ट आपको अपनी नोटबुक में लिखते और याद करते चलना है। अब देख लीजिए, जो ये बात कही गई, यह बात कहाँ कही गई थी? अरस्तु के तत्कालीन समय में, यानी कि आप कह सकते हो कि 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक से लेकर 16वीं सदी तक ये बात मानी गई कि हम मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में कुछ विद्वानों के मन में यह बात आई कि भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें से JS रास महोदय हैं, उन्होंने प्रश्न किया इन लोगों से कि भाई आप हमें बताइए कि आत्मा क्या है? क्या हम आत्मा को देख सकते हैं या आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं? आत्मा का प्रकृति क्या है? आत्मा का रूप, स्वरूप, नेचर, उसको कौन जानता है? आप बताइए। तब किसी ने इसको स्पष्ट नहीं किया कि आत्मा क्या है। फिर वहीं
रास महोदय ने कहा कि जो आत्मा की परिभाषा दी गई है यह बहुत ही संतोषजनक नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं और यही 16वीं शताब्दी तक इसकी मान्यता को अस्वीकार कर दिया गया या मान लिया गया कि भैया मनोविज्ञान में जो हम आत्मा का अध्ययन करते हैं ये बात गलत है। फिर आगे हम मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जानने और समझने लगे। तो आइए अब आगे जानते हैं कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क के रूप में कैसे आई। मन मस्तिष्क के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकार किया इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी ये कहाँ के थे? इटली के विद्वान थे। इन्होंने गैरिट महोदय की तरह मनोविज्ञान के अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी इसको बताया कि ग्रीक भाषा के ही दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिस प्रकार से गैरिट महोदय ने बताया था साइकी और लोगस। तो यहाँ गैरिट ने इसको सोल कहा और इसको स्टडी कहा, लेकिन पोम्पोनोजी ने इसको माइंड कह दिया बस, और कोई अंतर नहीं है दोनों में। यानी कि अगर हम बात करें साइकोलॉजी शब्द के अर्थ की तो इसको हम सोल प्लस माइंड, कहीं एग्जाम में अगर पूछा जाए कि साइकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है तो आप केवल आत्मा और मन या मस्तिष्क का उत्तर ही देना, क्योंकि गैरिट ने बताया था सोल और पोम्पोनोजी ने बता दिया माइंड। तो साइकोलॉजी शब्द का जो दो अर्थ हमें देखने को मिलता है वो एक है आत्मा, दूसरा है मन। तो ये बता दिया पोम्पोनोजी महोदय ने। इसके बाद पोम्पोनोजी महोदय के जो समर्थक थे उनमें से एक है हॉब्स, दूसरे हैं लॉक, फिर एक है थॉमसन और एक है रेचरी। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के रूप में किन किन लोगों का समर्थन मिला, तो पोम्पोनोजी, हॉब्स, लॉक, थॉमसन, रेचरी आदि ये लोग प्रमुख थे जिन्होंने समर्थन किया कि भाई जो हमारा मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर जिस प्रकार से बात चली थी आत्मा के स्वरूप को समझने की, ठीक उसी प्रकार से बात कुछ समय बाद इस पे भी आई कि भाई मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, किसने इसको देखा, इसका स्वरूप क्या है, रूप क्या है। फिर इसके भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिले और 16वीं शताब्दी के बाद से यह शुरू हुआ था। यानी कि अगर हम इसके समय की बात करें, समय अवधि की बात करें तो ये 17वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया था कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है और 18वीं शताब्दी तक इसकी भी अस्वीकृति हो गई थी। फिर 19वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान का स्वरूप सामने आया उसको हम लोग कहते हैं चेतना का विज्ञान, या आप कह सकते हो कि चेतना के विज्ञान के रूप में, है ना। अब आइए हम लोग समझते हैं कि मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में कैसे जानी और समझी गई। तो 19वीं सदी में यह स्वीकार किया गया कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। अब अगर हम इस चेतना की बात करें कि चेतना क्या है, तो आप कह सकते हो कि जो हमारा आंतरिक मन होता है या हमारे मन की जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं वही चेतना होती है। यानी कि आंतरिक मन की चेतना जो है, आंतरिक मन की जो क्रियाएं हैं वही हमारी चेतना है। फिर आप इसी चेतना को संवेदना भी कह सकते हो। देख लो, अगर हम चेतना की बात करें तो चेतना या संवेदना दोनों एक ही चीज है। और हमने कहा कि आंतरिक मन की क्रियाएं, यानी कि जो हमारे अंतः मन में चीजें चल रही वही हमारी चेतना है। मान लो हम आपसे कहें या आपसे कोई कहे कि भाई आप अमुक चीज के विषय में बताएं, तो हम क्या करेंगे, उसके विषय में सोचेंगे,
हमारे आंतरिक मन में उससे संबंधित जो विचार आएंगे वही हमारी चेतना होती है, वही हमारी संवेदनाएं होती हैं। और हमारी चेतना और संवेदना हमारी प्रमुख 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही काम करती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारी चेतना अच्छी काम करती है, हम चैतन्य रहते हैं और किसी भी प्रत्यक्ष रूप से, किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से हम किसी भी वस्तु, विषय या तथ्य के बारे में आसानी से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो चेतना है इसका समर्थन किन किन वैज्ञानिकों ने किया। तो इसमें हम सबसे पहले नाम लेंगे विलियम वुंट महोदय का। ध्यान से आप लोग सुनिएगा और चीजों को नोट करते चलिएगा। विलियम वुंट, इनका नाम आप सब ने सुना है, सब जानते हैं। फिर विलियम जेम्स, विलियम जेम्स और जेम्स सली, जेम्स सली। इसके बाद वाइट है ना। इन लोगों ने माना कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। अब देखो यहाँ कई नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम विलियम वुंट महोदय की बात करें तो इन्होंने देखा कि भाई अभी तक आत्मा के रूप में जो विज्ञान को स्वीकार किया गया, मनोविज्ञान को, वो भी खारिज हो गया। मन के रूप में जो स्वीकार किया वो भी खारिज हो गया, क्योंकि हम उनको स्पष्ट नहीं कर पाए। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली सिद्ध करेंगे कि जो चेतना है हमारी वही मनोविज्ञान है। इसके लिए विलियम वुंट महोदय ने, भाई ये जर्मनी के थे, है ना। ये फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विलियम वुंट कहाँ के निवासी थे। तो आप एकदम निश्चिंत होकर बताइए कि जर्मनी के थे। और विलियम वुंट महोदय ने सन 1879 में जर्मनी में, या आप कह सकते हो जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, एक लिप्जिंग नामक स्थान है, वहीं पर लिप्जिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। इसी विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम इन्होंने एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली, मनोविज्ञान की लैब या प्रयोगशाला इन्होंने खोल दी। कहाँ? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जर्मनी के, है ना। अब यही जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है इसी को वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आप लोग नोट करके और याद करके रखिएगा कि विलियम वुंट महोदय ने सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम, ये क्या थी? प्रथम प्रयोगशाला थी। इसके पहले कहीं भी साइकोलॉजी की लैब नहीं खुली थी, की स्थापना की थी। और ये कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है। अब देखो, इस लैब में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता था, यहाँ पर केवल चेतना या संवेदना का अध्ययन किया जाता था। और इस लैब में चेतना के अध्ययन के लिए वर्तमान समय, तत्कालीन समय के जो किशोर और किशोरियां थे, यानी कि किशोरों का अध्ययन किया जाता था, या आप कह सकते हो कि किशोरों की चेतना का अध्ययन किया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें स्फूर्ति, चैतन्यता और मानसिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ होती है। इसलिए किशोरों का यहाँ अध्ययन किया जाता था। तो इस लैब में किशोर किशोरियों की चेतनाओं का अध्ययन किया जाता था। फिर समय बीतता चला गया और ये मान के चलिए कि लगभग 20वीं शताब्दी के अंत में प्रश्न उठने लगे कि भाई चेतना क्या है। क्योंकि अगर हम मन की स्थिति की बात करें तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने बताया है कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। उसके बाद मैकडूगल महोदय ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तो जिस प्रकार से पहले आत्मा मन को फेल किया गया था, ठीक उसी क्रम में चेतना का कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। क्योंकि हम बात करें अगर मैकडूगल महोदय की, तो इन्होंने
एक पुस्तक लिखी है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इनकी एक पुस्तक है, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, या आप लिख सकते हो द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसकी मतलब इन्होंने इसको लिखा था 1908 ईस्वी में। कहीं आप लोग नोट कर लीजिए, एक पुस्तक थी जिसका नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसको लिखा था मैकडूगल महोदय ने, मैकडूगल महोदय ने। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में चेतना शब्द को बहुत बुरा बताया था, यानी कि इन्होंने कहा कि जो चेतना शब्द है वह बहुत ही बुरा है। और इनकी जो पुस्तक है इसका उल्लेख 32 नंबर पेज पर है, जहां पर इन्होंने बताया कि चेतना एक बुरा शब्द है। बुराई होने लगी, फिर क्या हुआ, जो स्वीकार किया जाता था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, उसको अस्वीकार कर दिया गया। और एक बात यहाँ आप लोगों को फैक्ट के रूप में याद रखना है कि जो इनकी पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसमें इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। बिहेवियर शब्द का प्रयोग, यानी कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्हीं की पुस्तक में किया गया था। तो 20वीं शताब्दी के अंत तक यह भी अस्वीकार कर दिया गया कि मनोविज्ञान हमारी चेतना का विज्ञान है। अब आइए हम जानते हैं कि जो हमारा मनोविज्ञान है वह व्यवहार के रूप में माना जाने वाला एक विज्ञान है। व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले समर्थन या स्वीकृति आप कह सकते हो जेबी वाटसन ने दिया। समर्थन या प्रवर्तक की बात करें हम तो इसके प्रवर्तक कितना है, प्रवर्तक जेबी वाटसन को माना जाता है, जेबी वाटसन। फिर हल महोदय हैं, स्किनर हैं, स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक आदि। इन सब लोगों ने समर्थन किया किसका, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में, क्योंकि लोगों ने यह माना कि जो मनोविज्ञान है वो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। हम इसमें जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मानव हो या अन्य किसी भी प्रकार का पशु हो, उसके व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं। यदि बात किया जाए व्यवहार पर तो आप कह सकते हो कि व्यवहार क्या है। इस संदर्भ में आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि जो आंतरिक क्रियाओं का जो बाह्य रूप होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि क्रियाओं का बाह्य रूप ही हमारा व्यवहार होता है, या जो हमारी क्रियाएं होती हैं वही हमारा व्यवहार होता है। भाई हमारी क्रियाकलाप, हमारा उठना बैठना, बोलचाल, दूसरे के साथ हमारा व्यवहार, हमारी सिंपैथी, ये सब क्या है, व्यवहार है। तो व्यवहारवादियों ने यह मान लिया कि मनोविज्ञान जो है वह किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब ये जो हमारे प्रवर्तक हैं व्यवहारवाद के, जेबी वाटसन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम ही है व्यवहारवाद। ये किसकी पुस्तक है, जेबी वाटसन महोदय की पुस्तक है, और इन्होंने लिखा है 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में व्यवहारवाद नामक पुस्तक को लिखा है किसने, जेबी वाटसन ने। और व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है अपनी पुस्तक में, आपको अभी हमने बताया है। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, ये जो मनोविज्ञान का एक यात्रा है, या आप ऐसे कह सकते हो कि मनोविज्ञान के अर्थ का वृतांत, यानी कि कब क्या
और कैसे कहाँ तक पहुंच गई, इसको जानने के लिए हम सबको वुडवर्थ महोदय के कथन का सहारा लेना पड़ेगा। वुडवर्थ महोदय की परिभाषा मत कहिएगा उसको, कई कई लोग कहते हैं कि वुडवर्थ महोदय की परिभाषा मनोविज्ञान के संदर्भ में है, लेकिन उनका एक कथन था। वुडवर्थ महोदय का कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार टेट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि यह कथन किसका है। तो वुडवर्थ महोदय ने सबसे पहले कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का परित्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना को छोड़ा, अब व्यवहार के विधि को स्वीकार करती है। वुडवर्थ महोदय का ये जो कथन है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसको हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मनोविज्ञान के तथ्य के संदर्भ में मनोविज्ञान को अच्छे से जानने की कोशिश की है कि सबसे पहले इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में माना गया, फिर मन के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, उसके बाद चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, और अब लास्ट में 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में आप लोगों के सामने कुछ नए तथ्यों के साथ आएंगे, जिसमें हम लोग खूब चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको एक नहीं कम से कम 5-6 फैक्ट मिले होंगे, और जो आपको आगामी परीक्षाओं में नंबर दिलाने में काफी महत्वपूर्ण होंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो में जो भी कमी है उसको कमेंट बॉक्स में थोड़ा हमें सजेशन देने की कोशिश करें कि हम आगामी वीडियो में सुधार कर सकें और आप लोगों को अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेट से संबंधित मनोविज्ञान के समस्त विषय वस्तुओं पर हम चर्चा करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको साइकोलॉजी में अधिक से अधिक नंबर दिलवाएंगे और आप एक अच्छे स्कॉलर की तरह खूब अच्छे नंबर से पास होंगे।